बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू NG Khan एकेडमी। एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एक छोटा सा चैप्टर है बट इंतहाई कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको बेसिक्स में भी ऐसे मिलेगी जहाँ से MCQs आते हैं और फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्लियर करेंगे। कुछ चीज़ें फिर जो फैक्टर्स वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर छोटा सा है, लिमिटेड टॉपिक्स है बट इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ जहन में अभी से रखें, इसमें जो आप एंजाइम की क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे वो उसको आपने बाकी चैप्टर से लिंक करना है। लाइक चैप्टर फर्स्ट आपने पढ़ा है तो उसमें आप देखेंगे कौन सी ऑर्गेनेली में कौन से एंजाइम्स हैं, इस तरीके से आ सकता है। इस तरह आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कौन से प्रोसेस में कौन सा एंजाइम जो है वो यूज़ हो रहा है डिफरेंट तरीक़ों से। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में जिससे एंजाइम जो है वो रिलेटेड है, लिंक है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँ और जहाँ पे लिंक्स आते हैं मैं आपको बताऊँ कि ये फ़लाँ चैप्टर के फ़लाँ टॉपिक से ये लिंक है। क्लियर हो गई बात। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम किसको कहते हैं और इस वर्ड एंजाइम का मतलब क्या है, ज़रा तवज्जो से देखें। ये वर्ड एंजाइम ये असल में दो वर्ड से निकला है। एन जो है EN वाला, दिस N स्टैंड फॉर इनसाइड, और ये जो वर्ड हमारे पास जाइम यूज़ होता है तो जाइम इज़ एक्चुअली फॉर यीस्ट। तो इनसाइड द यीस्ट का मतलब क्या है, ये असल में फॉर द फर्स्ट एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था वो यीस्ट के अंदर हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया है एंजाइम। क्लियर हो गई बात। अब एक कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कोर्स में नहीं होती बट अक्सर पूछा जाता है। फर्स्ट एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था वो कौन सा है, ये आपके बुक में है तो नहीं बट कुछ जनरल चीज़ें अक्सर पूछी जाती है, एहतियातन आप इसको सीख ले तो बेहतर होगा। फर्स्ट एंजाइम जो है इसको डायस्टेस कहा जाता है और ये डायस्टेस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये हाइड्रोलेस क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है, ब्रेकडाउन एंजाइम है। एक और बात अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं और वो होता है फास्टेस्ट एंजाइम, कि आपके बॉडी के अंदर फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है। तो याद रखिए सेकेंड ईयर में जो आपने पढ़ा है कुछ बच्चों ने, वो सेकेंड ईयर में चैप्टर रिस्पायरेशन में यूज़ होता है एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये कुछ जनरल चीज़ें हैं। बाकी ये याद रखिए बच्चे के एंजाइम का फास्ट होना, स्लो होना, ये सारी चीज़ें ये डिपेंडेंट है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं यानी टेम्परेचर है, pH है, कंसंट्रेशंस है, इन चीज़ों के ऊपर फिर ये डिपेंडेंट होता है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं एंजाइम के डेफिनेशन की तरफ। एंजाइम हम किसको कहेंगे? एंजाइम इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और ये करता क्या है? which speed up a biochemical reaction। ये बायोकेमिकल को मेंशन करना ज़रूरी है। a biochemical reaction and remain unchanged after the reaction। ज़रा गौर से देखें इस बात की तरफ, समझे इसको। वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, सबसे पहले तो वो कैटलिस्ट जो क्या है, बायोलॉजिकल है, यानी कि लिविंग सिस्टम के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। तो वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसका काम क्या होता है? स्पीड अप द रिएक्शन एंड रिमेन अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन। यहाँ तीन बातें इधर आ गई है। पहली बात, एंजाइम कौन सा कैटलिस्ट है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। शाबाश, गौर से देखें एक बात। दूसरी बात, इसका काम क्या है? रिएक्शन को स्पीड अप करना, और एंड पे ये क्या होगा? अनचेंज होगा। तो इन तीन बातों को आपने याद रख। बच्चे इस अनचेंज का मतलब क्या है?
इस अनचेंज का यहाँ पे मतलब ये है कि ये एंजाइम इज नॉट परमानेंटली इन्वॉल्व, नॉट परमानेंटली इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। परमानेंटली इन्वॉल्व का क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसमें एंजाइम का हिस्सा नहीं होगा। एंजाइम फिर करता क्या है अगर हिस्सा नहीं है? सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक चलते फिरते रिएक्शन को एंजाइम क्या करेगा? स्पीड अप करेगा। एक चलते फिरते रिएक्शन को एंजाइम क्या करेगा? स्पीड अप करेगा। उसके रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ बढ़ाएगा, बाकी एंजाइम का इसके साथ कोई भी काम नहीं होगा। तो मतलब ये है कि ये परमानेंटली इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, इस कंसेप्ट को तो आपने सीख लिया कि एंजाइम क्या है। अब एक बात यहाँ हम सीखते हैं, एनर्जी चेंज का एक टॉपिक आएगा, डिटेल से उसको पढ़ेंगे इस चीज़ को कि स्पीड अप द रिएक्शन ये कैसे करता है। यहाँ इस लेक्चर में आपने एंजाइम के बेसिक्स सीखने हैं। कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, को फैक्टर किसको कहते हैं, को एंजाइम किसको कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप किसको कहते हैं, एपो एंजाइम किसको कहते हैं, हॉलो एंजाइम किसको कहते हैं, इन सब चीज़ों को आपने देखना है। यहाँ आपको सबसे पहले कराने लगा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जब आप स्ट्रक्चर को सीखेंगे तो फिर उसके बाद हम आएंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ और उन पे बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम ज़रा गौर से देखें, और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन के बारे में। सबसे पहले तो ये याद कर लें, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर आप देखें कि एंजाइम की कंपोजिशन क्या है, ये एंजाइम बना किस चीज़ से है, तो ये आपको मिलेगा प्रोटीन। और प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन? इसको बच्चे आपने कहना है ग्लोबुलर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन। इधर एक चीज़ आपको सिखाने लगा हूँ, तवज्जो से देखें इस बात के साथ रिलेटेड कि जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन इन नेचर होंगे, एक्सेप्ट वन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट वन। वो एक्सेप्शनल केस कौन सा है? इसको बेटा राइबोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोजाइम। और इसका केमिकल नेचर आरएनए है। क्योंकि आप कहेंगे कि अगर एंजाइम, ये वाला एंजाइम प्रोटीन नहीं है, तो फिर प्रोटीन अगर नहीं है तो क्या है? तो सिंपल सी बात है, वो फिर क्या है? वो आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। क्लियर हो गई ये बात? तो कंपोजिशन के लिहाज से एंजाइम हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन होगा। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट आर प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। अब आए शाबाश स्ट्रक्चर की तरफ, बिल्कुल गौर से देखें। दो चीज़ें स्ट्रक्चर में आपको याद होनी चाहिए। वो कौन कौन सी दो बातें हैं जिसको आपने याद करना है? बिल्कुल गौर से देखना होगा, सीखने की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में एक होता है एक्टिव साइट। कौन सा साइट? एक्टिव साइट। और दूसरा होता है एलोस्टेरिक साइट। अच्छा भाई, एक्टिव साइट में और एलोस्टेरिक साइट में क्या फ़र्क होगा? क्या ये फंक्शनली डिफरेंट होंगे? क्या ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे? तवज्जो से देखे शाबाश। एक्टिव साइट जो है ये वो रीजन है, एक्टिव साइट ये एंजाइम का वो रीजन है वेयर substrate attach at the time of reaction। जब रिएक्शन होगा तो एंजाइम के ऊपर जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट अटैच होंगे, एंजाइम का कौन सा पार्ट इस पे अटैच होगा? एक्टिव साइट अटैच होगा। और बच्चे एक्टिव साइट में फिर दो जगहें हैं। एक को कहा जाता है बाइंडिंग साइट। तवज्जो से देखिए शाबाश। एक साइट को बाइंडिंग साइट कहते हैं। मैं बता रहा हूँ, बाइंडिंग साइट वो जगह होगी जो इस सबस्ट्रेट को होल्ड करेगा, पकड़ के रखेगा इस सबस्ट्रेट को, उसको बाइंडिंग साइट कहते हैं। फिर दूसरे को कहते हैं कैटालिटिक साइट। क्या कहते हैं? कैटालिटिक साइट। तो भाई कैटालिटिक साइट वो मेन जगह है जहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है,
और अगर मैं इसके कंपोजिशन की बात करूं तो दिस एक्टिव साइट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमाइनो एसिड्स। ये एमाइनो एसिड से बना है। अब तवज्जो की बात है, सीखने की बात है। एमाइनो एसिड्स की तो डिफरेंट क्लासेस है, यानी एमाइनो एसिड तो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो बच्चे सीखना आपने ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एक्टिव साइट पे चार्ज हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। और उसका रीज़न यही है कि एक्टिव साइट में आपके पास जो एमाइनो एसिड्स हैं उनमें से अगर कोई चार्ज्ड एमाइनो एसिड हुआ तो फिर एक्टिव साइट के ऊपर वही वाला क्या होगा, चार्ज होगा। क्लियर हो गई ये बात। तो ये हमारे पास एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आते हैं एलोस्टेरिक पे। एलोस्टेरिक क्या है भाई? एलोस्टेरिक होता है हमारे पास एक फ्रेमवर्क। क्या होता है? फ्रेमवर्क ऑफ एंजाइम, यानी बाकी का जो शेप है, बाकी का जो स्ट्रक्चर है एक्टिव साइट के अलावा, इसको कौन बनाएगा? इसको कहते हैं फिर एलोस्टेरिक साइट। क्लियर हो गई ये बात? इसको एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। एंजाइम के स्ट्रक्चर में आपको दो चीज़ें मिलेगी, प्रोटीन पार्ट भी मिलता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलता है। अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की वो प्रोटीन पार्ट के बारे में थी। अब मैं आऊँगा ज़रा नॉन प्रोटीन पार्ट्स ऑफ एंजाइम की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि कोफैक्टर किसको कहते हैं। बच्चे ये आपके बुक जब आप उठाएंगे ना तो इसमें कुछ चीज़ें चैप्टर के दरमियान में फिर लिखी है, बट इसको चैप्टर को सीखने के लिए इसको इंट्रोडक्शन में सीखना बहुत लाजमी है। कोफैक्टर किसको कहते हैं, को एंजाइम किसको कहते हैं, प्रोस्थेटिक क्या होता है, ये सारी बातें अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएगी। कोफैक्टर याद रखें, कोफैक्टर एंजाइम के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है। कोफैक्टर एंजाइम के लिए क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ एंजाइम है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये एंजाइम की ऑन ऑफ की है। ठीक है, एंजाइम के फंक्शन को कंट्रोल करना ये किसका काम होगा? ये कोफैक्टर का काम होगा। अब कोफैक्टर नेचुरली क्या होगा, बिल्कुल गौर से आपने देखना है। कोफैक्टर नेचुरली क्या होगा? याद रखें, कोफैक्टर दो तरह का हो सकता है। कोफैक्टर नेचर के लिहाज से, केमिकल नेचर के लिहाज से दो तरह का हो सकता है। कौन सा हो सकता है? बिल्कुल गौर से देखें मेरी तरफ। ये कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और कोफैक्टर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर की आप बात करते हैं, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल ये हमारे पास है कोएंजाइम। क्या है? कोएंजाइम, जिसको चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है कि डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस विटामिन ये बनाता है कोएंजाइम। और अगर आप इनऑर्गेनिक कोफैक्टर देखते हैं तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है ये मेटालिक आयंस होते हैं। मेटालिक आयंस दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। अब अगर आप देखें, इनमें से कोई भी प्रोटीन नहीं है, ना तो ये कोएंजाइम प्रोटीन है, ऑर्गेनिक तो है बट प्रोटीन तो नहीं है, और मेटालिक आयंस जो है ये भी प्रोटीन नहीं है। तो आपने ओवरऑल इसको ये याद रखना है कि कोफैक्टर जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम है। क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम होता है। अच्छा, अगर मैं नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहूँगा तो फिर प्रोस्थेटिक किसको कहूँगा? यही तो बात है जो आके आपको कंफ्यूज कर देती है एमसीक्यू सॉल्व करने में। शाबाश, गौर से देखें। प्रोस्थेटिक ग्रुप आप कौन से ग्रुप को कहेंगे? बच्चे यही नॉन प्रोटीन पार्ट होता है बट इसकी एक प्रॉपर्टी है। यही नॉन प्रोटीन पार्ट है बट इसकी एक प्रॉपर्टी है। तवज्जो से देखना होगा आपने। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। तवज्जो से देखिए, एमसीक्यूज में आने वाली चीज़ है। that non-protein part which is strongly bonded or covalently bonded to enzyme,
भाई वो नॉन प्रोटीन जो भी हो, बस नॉन प्रोटीन होगा और वो एंजाइम के साथ कैसे अटैच होगा, परमानेंटली अटैच होगा, यानी कि वो उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा एंजाइम के साथ, इसलिए आपने इसको फिर क्या कहना है, प्रोस्थेटिक। सो ज़रा आप इसको कंक्लूड करें शाबाश। अगर मैं आपको कहूँ एक ऐसा कोफैक्टर, एक ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो उसको स्पेसिफिकली आपने फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप कहना। बाकी तो अगर आप देखें नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम वो कोफैक्टर होगा, ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट कोएंजाइम होगा, इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट मेटालिक आयंस होंगे, फंक्शनल ग्रुप कोफैक्टर होगा। बट इनमें से कोई भी अगर जाके परमानेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है एंजाइम के साथ, तो उसको बेटा आपने फिर क्या कहना है, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहना। क्लियर हो गई बात। ये एमसीक्यूज में आने वाली चीज़ है। दो टर्म्स और क्लियर कर रहा हूँ बेसिक्स में, उसके बाद इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और वो दो टर्म्स हमारे पास कौन से हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। एक को कहा जाता है एपोएंजाइम, क्या कहते हैं, एपोएंजाइम, और दूसरे को कहा जाता है हॉलो एंजाइम। ये कुछ चीज़ें आपकी किताब ने पूरी नहीं लिखी, केपीके के टेक्स्ट बुक ने, बट इसको सीखना बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट के लिए। एपोएंजाइम किसको कहेंगे और हॉलो एंजाइम किसको कहेंगे, इनमें से कौन सा फंक्शनल है, कौन सा नॉन फंक्शनल है, ये सीखने की ज़रूरत होगी आपको। एपोएंजाइम क्या है, देखें मेरी बात सुने। अगर मैं लिखूं एंजाइम, एंजाइम विदाउट, तवज्जो से देखें, आराम से एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ। एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, वो एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर ही ना हो, वो एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर ना हो, उसको क्या कहते हैं, एपोएंजाइम कहते हैं। और हॉलो एंजाइम एक कंप्लीट एंजाइम को कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि हॉलो एंजाइम में कोफैक्टर होगा, ठीक है, वो फंक्शनल होगा। फिर अगर इन दोनों में से आप देखें, चूँकि कोफैक्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो जहाँ फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है वो फंक्शन कैसे करेगा। इसलिए एमसीक्यू के लिए याद रखें कि एपोएंजाइम जो है ये नॉन फंक्शनल होगा। एपोएंजाइम क्या होगा, ये नॉन फंक्शनल होगा हमारे पास। क्लियर हो गई ये बात। सो इस लेक्चर में आपने एंजाइम की डेफिनेशन, एंजाइम का स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन, फिर कुछ टर्म्स कोफैक्टर, कोएंजाइम, एपोएंजाइम, हॉलो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, इन 5 ग्रुप्स को याद कर लें। यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं। आगे जब मैं डिफरेंट टॉपिक्स कराऊंगा तो उन टॉपिक्स में ये जो टर्म्स हैं, ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये यूज़ होंगे। तो फिर वहाँ मैं एमसीक्यूज लिखवाऊंगा, एमसीक्यूज उठाऊंगा इसके दरमियान से। तो आपको फिर पता होना चाहिए कि उस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है। दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू एंजाइम, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन कैसे करता है, पहले एक जनरल मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो इसके ऊपर 2 हाइपोथेसिस प्रपोज्ड हुए हैं उसको इंशाल्लाह एक एक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। मिलेंगे एक और लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।